हेलो दोस्तों, आप लोगों को फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी शिक्षण के बारे में। दोस्तों, यह हिंदी शिक्षण बीएड के फर्स्ट ईयर के विषय वस्तु में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर आप बीएड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सीटेट भी करेंगे। अगर आप सीटेट करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में एक वीडियो से आपको दो फ़ायदे होंगे। दो फ़ायदे इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप बीएड जब कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में सिलेबस है, तो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और सीटेट की तैयारी भी हो जाएगी आपको इसी वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, ताकि एजुकेशन से आने वाली हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय बालक को भाषा सीखना है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बी है अंग्रेज़ी भाषा, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय बालक को क्षेत्रीय भाषा भी आना चाहिए, अंग्रेज़ी भाषा भी आना चाहिए, हिंदी भाषा भी आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि, ऑप्शन बी है संकेत, ऑप्शन सी है चिन्ह, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भाषा के जो तत्व होते हैं, ध्वनि भी है, संकेत भी होते हैं, चिन्ह भी होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की इकाई होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अक्षर, ऑप्शन बी दिया हुआ है शब्द, ऑप्शन सी दिया है वाक्य, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपको बताना है भाषा की इकाई होती है। तो दोस्तों, भाषा की इकाई जो होती है दोस्तों, वह शब्द होती है, क्योंकि हम कोई भी चीज़, कोई भी भाषा एक एक शब्द को जोड़ के ही बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, भाषा की इकाई क्या होती है? शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है 41, ऑप्शन डी है 36, यानी कि 40, 47, 41, 36। तो आपको बताना है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 47, यानी ऑप्शन बी। व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 47 होते हैं, यानी 47। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। भावनात्मक पक्ष का ऑप्शन दिया हुआ है, ज्ञानात्मक पक्ष का, भावनात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया है। किस में किया गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस सारे में किया गया है। ज्ञानात्मक पक्ष में भी किया गया है, भावनात्मक पक्ष में भी किया गया है, क्रियात्मक पक्ष में भी किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, अभी मैंने व्यंजनों की संख्या पूछे थे, उसके बाद इसमें स्वरों की संख्या है। तो बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 8, 11, 12, 40 और 8। तो दोस्तों, आपको बताना है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 12, यानी कि 12 होती है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं, यानी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का क्या उपयोग करते हैं दोस्तों? पाठ्य वस्तु स्वामित्व में, ऑप्शन बी है शिक्षण कौशल में, ऑप्शन सी है कक्षा समस्या समाधान में, ऑप्शन डी है शिक्षण व्यवहार में। तो दोस्तों, आपको बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं, उपयोग जो करते हैं कब करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण कौशल में करते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों उसी से रिलेटेड है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, किस लेवल पे किया जाता है, ये पूछा इसमें जा रहा है दोस्तों, यानी कि माइक्रो टीचिंग का किस लेवल पर प्रयोग किया जाता है? माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, प्रशिक्षण संस्थाओं में
महाविद्यालय कक्षाओं में। दोस्तों आपको बताना है कि माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशिक्षण संस्थाओं में। कोई भी प्रशिक्षण संस्था होता है दोस्तों, उसी में माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है सृजनात्मक गद्य, ऑप्शन बी है वर्णनात्मक गद्य, ऑप्शन सी है भावनात्मक गद्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार है, कौन सा प्रकार है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मक गद्य, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य के मुख्य प्रकार हैं। अर्थ की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है वाक्य के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ की दृष्टि से भी होते हैं, व्याकरण की दृष्टि से भी होते हैं, साहित्य की दृष्टि से भी होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यह भाषा का प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो मैं बता दूं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोस्तों भाषा प्रयोग को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी कि प्रभावी बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, ऑप्शन बी है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, ऑप्शन सी है बच्चों और शिक्षक के परस्पर औपचारिक बातचीत, और ऑप्शन डी है बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है। ये सीटेट में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को परस्पर अनौपचारिक बातचीत। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों। मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारित भाषा का प्रयोग। तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है, बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको पता होगा, बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि समय और स्थिति के अनुसार अपने बात कहीं पे कहना चाहिए या रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपने बात कह सकना, वही बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहानी सुनने से क्या होता है। डायरेक्ट दिया हुआ है, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, कक्षा में बच्चे एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो दोस्तों बताना है आपको, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना। कहानी इसलिए सुनाया जाता है ताकि बच्चों को कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास हो सके। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ऑप्शन बी है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ऑप्शन सी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, ऑप्शन डी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो आपको बताना है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी शिक्षक जो होते हैं बच्चे की क्षमता स्तर को देखते हुए ही उसे गृह कार्य देते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे की क्षमता स्तर को
बिना देखे गृह कार्य देंगे तो उसके माइंड पे एक बहुत सारा बोझ, ऐसे लगेगा कि उसको बहुत बड़ा बोझ मिल गया है और वो फिर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा और कुछ दिन के बाद से हो सकता है वो पाठशाला आना ही छोड़ दे। तो इसलिए बच्चों की क्षमता के अनुसार उसके गृह कार्य देना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई में मन लगा रहे और वो प्रतिदिन स्कूल निरंतर आया जाया करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भाषा को मानते हैं। भाषा को क्या मानते हैं दोस्तों? एक कला, एक विज्ञान, दोनों ही, उपरोक्त कोई नहीं। तो हम बता दें कि हिंदी विषय में भाषा को एक विज्ञान के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? तो भाषा एक विज्ञान है, भाषा को विज्ञान के रूप में मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौलात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित किया जाता है पढ़ना लिखना, बोलना सुनना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौलात्मक उद्देश्यों में क्या सम्मिलित किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि कौलात्मक उद्देश्यों में पढ़ना लिखना भी शामिल किया जाता है, बोलना सुनना भी शामिल किया जाता है, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है रॉबर्ट मैगर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट मिलर ने, ऑप्शन सी है BS ब्लूम ने, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो आपको बताना है शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BS ब्लूम, यानी BS ब्लूम ने ही शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किए थे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाक्य की आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है सार्थकता, ऑप्शन बी है समीपता, ऑप्शन सी है अविनति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को मानते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, दोनों ही, कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा को क्या मानते हैं। हमने पिछले अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया हो कि हिंदी भाषा को एक विज्ञान मानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान। हाँ दोस्तों, दोनों ही मानते हैं। हिंदी भाषा को ध्वनि विज्ञान ही मानते हैं, रूप विज्ञान ही मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ही, यानी कि ऑप्शन सी। कहानी नाटक तथा कविता का रूप है, लिखित रचना, मौखिक रचना, दोनों ही, कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कहानी नाटक की जो या कविता का दो रूप होता है, क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक रचना। जो भी कहानी होता है या नाटक होता है वो मौखिक रचना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक रचना। दोस्तों, साथ साथ हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते चलें और इसे जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आप लोग के शेयर से, आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग का परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा फ्री ऑनलाइन क्लासेस का। क्योंकि दोस्तों हम लोग का ये स्टार्टअप है और आप लोग का सपोर्ट मिला तो काफ़ी जल्दी ही हम लोग एक बड़ा परिवार में बदल जाएंगे। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाठ योजना की आवश्यकता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रस्तुतिकरण का क्रम, पाठ्य वस्तु के तत्वों का, शिक्षण क्रियाओं का स्वरूप, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि पाठ्य योजना की आवश्यकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रस्तुतिकरण का क्रम भी है पाठ्य योजना, पाठ्य वस्तु के तत्वों का भी होता है, शिक्षण क्रियाओं का स्वरूप भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद होते हैं, कितने पद होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि मूल्यांकन पाठ्य योजना के कितने पद होते हैं। तो मैं बता दूं, इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसके 3 पद होते हैं। मूल्यांकन पाठ्य योजना के कितने पद होते हैं? 3, ओनली 3 पद होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाठ्य योजना में प्रयुक्त करते हैं, शिक्षा के लक्ष्य के लिए करते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए करते हैं, शिक्षा के ध्येय के लिए करते हैं, उपरोक्त सभी के लिए करते हैं। तो आपको बताना है
कि पाठ योजना में प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षा के लक्ष्य भी हम लोग पाठ्य योजना में प्रयुक्त करते हैं। आपको पता होगा कि विशिष्ट उद्देश्य भी शिक्षा के पाठ्य योजना में हम लोग को प्रयुक्त करते हैं। शिक्षा के पाठ्य योजना में देखा जाए तो ध्येय भी प्रयुक्त करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं। कौन देते हैं? हर्बर्ट पाठ्य योजना, मूल्यांकन पाठ्य योजना, दोनों में, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं। कौन देते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट पाठ्य योजना, यानी कि ऑप्शन ए। गद्य साहित्य का आशय होता है अनुभूति होना, ज्ञान होना, दोनों ही, कोई नहीं। तो बच्चों को लोग बताना है कि गद्य साहित्य का आशय क्या होता है। गद्य साहित्य का आशय होता है अनुभूति होना भी होता है, ज्ञान होना भी होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ही, क्योंकि अनुभूति भी होता है, ज्ञान भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का मुख्य विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, दोनों ही, उपरोक्त कोई नहीं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और इसका जवाब बताइए आप लोग। तो आप लोगों को पता होगा कि जो व्याकरण होता है आगमन विधि भी होता है और निगमन विधि भी होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का विधि प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अर्थबोध विधि, ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी है प्रश्न उत्तर विधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का विधि प्रयुक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्न उत्तर विधि। कविता शिक्षण का मुख्य विधि है गीत और अभिनय विधि, प्रश्न उत्तर विधि, व्याख्यान विधि, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि जो कविता शिक्षण का मुख्य जो विधि होता है वो गीत और अभिनय विधि भी होता है, प्रश्न उत्तर विधि भी होता है, व्याख्यान विधि भी होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कविता वाचन के प्रकार हैं। कौन से प्रकार है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया हुआ है सस्वर वाचन, ऑप्शन बी है रागयुक्त वाचन, ऑप्शन सी है भावानुसार वाचन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कविता वाचन के जो प्रकार होते हैं सस्वर वाचन भी होते हैं, रागयुक्त वाचन भी होते हैं, भावानुसार वाचन भी होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।